नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जीशान साहब से। होपफुली वो भी लाइन पे हैं। जी जीशान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। अच्छा सर, मैंने 2 अप्रैल को अप्लाई किया था अपना इंडेफिनेट का ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग रेजिडेंसी, और अपनी मिसेस का मैंने FLRM जो है वो अप्लाई किया था। ठीक। उससे पहले हमारी अपील जा रही थी, तो मैंने अपील विड्रॉ करके तो फिर अपना इंडेफिनेट का मेरा टाइम पूरा हो रहा था उस वक्त 10 ईयर्स का। जी। तो ये हुआ कि मिसेस का जो FLRM था वो उन्होंने इनवैलिड तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये रॉन्ग फॉर्म है क्योंकि अभी आप सेटल्ड नहीं है यहाँ पे। ठीक है। अभी आपका इंडेफिनेट जो है वो अभी यानी कि पेंडिंग है अभी ना। जी। तो उन्होंने कहा जी कि आप FLRFP फॉर्म जो है वो फिल करके भेजें। वो हमने उनको भेज दिया। अब जून में मुझे इंडेफिनेट मिल गया। ठीक है। तो हमने फिर होम ऑफिस को बता भी दिया, जो मेरी वाइफ की जो एप्लीकेशन थी उनके पास। जी। और फिर मैंने अपने दोनों बच्चे जो यहाँ बोर्न थे उनका मैंने MN1 भी मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है। ठीक है। तो अभी तक मेरी मिसेस का केस का कुछ जवाब नहीं आया। मैंने उनको फोन आज भी किया था होम ऑफिस का, वो कह रहे थे स्टिल पेंडिंग है और इस मोर देन 6 मंथ्स नाउ। और तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब हम क्या करें, क्या जो बच्चों का है सर्टिफिकेट का वेट करें उसके बाद होम ऑफिस को पुश करें, या अभी से ही MP को इन्वॉल्व करें कि वो थोड़ा सा पूछे उनसे कि केस का क्या हो सकता है। आप मुझे बताइए आपकी इनकम कितनी है? जिस वक्त मैंने अप्लाई किया था मिसेस का FLRM, उस वक्त तो हमारी तकरीबन बोथ की तकरीबन 22,000 पाउंड थी। ठीक है। लेकिन फिर बीच में जो कि मैंने अपील विड्रॉ की थी तो मेरे पास राइट टू वर्क नहीं था, तो मैंने 2-3 महीने मैंने काम नहीं किया ना। ठीक है। तो अभी मैंने फिर से जून से जब मेरा इंडेफिनेट आया तो मैंने काम शुरू किया है। जी। इस वक्त भी मेरी तकरीबन 18 से ऊपर ही है अभी मेरी सैलरी जो है। ओके। लेकिन मुझे अभी 6 महीने वेट करना है ताकि मैं मेरे पास आखिरी 6 महीने की वेट स्लिप हो जाए। तो फिर मैं FLRM दोबारा मतलब करूं उसको। लेकिन मैं यही कहने लगा था आपको कि बेस्ट चीज़ ये है कि आप अभी अगर आपकी इनकम रिक्वायरमेंट पूरी होती है आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करें, FLRFP सेम डे सर्विस में जाएं, जाके FLRM करवा लीजिए। लेकिन मुझे अभी 3 महीने और चाहिए अपने 6 महीने की वेट स्लिप्स के लिए। जी, तो कोई बात नहीं, उसमें आपने अपनी वाइफ की एप्लीकेशन तो डाली हुई है सो वो आपकी एप्लीकेशन तो चल ही रही है अभी। अब आपके जब भी टाइम पूरा होता है उसके बाद आप FLRM के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, एक तो ये कि आपकी एप्लीकेशन जो चल रही हो अगर उस वक्त भी पेंडिंग होती है तो आप एक तो उसकी वेरिएशन करवा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप वेरिएशन नहीं करवाना चाहते तो आप अपनी एप्लीकेशन उससे विड्रॉ कीजिएगा और आप सेंड पे सर्विस पे जाके उसको FLRM के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। बिकॉज उनका स्टेटस तो अभी चल रहा है ना। उन्होंने जब आपके साथ अप्लाई किया था तो उस वक्त आपका उन्होंने जो स्टेटस था आपके साथ ही उन्होंने अप्लाई किया। FLRFP जो आपने अप्लाई किया हुआ है उनके साथ, उसमें आपके साथ जो उन्होंने अप्लाई किया हुआ है उसमें उनको डिस्क्रेशन लीव मिल सकती है 2.5 साल की, स्पाउस वीज़ा नहीं मिलेगा। सो आप तो ये चाहते हैं कि उनको स्पाउस वीज़ा के ऊपर स्विच किया जाए ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सकें पूरा पूरा। अब आपके बच्चे भी हैं, बच्चे भी ब्रिटिश नेशनल हो जाएंगे क्योंकि आपने उनके लिए MN1 अप्लाई कर दिया हुआ है। तो आई डोंट सी एनी रीज़न कि उनको बच्चों को क्यों स्टेटस नहीं मिलेगा। लेकिन बात ये कि उनके स्टेटस मिलने पे भी आपकी वाइफ के केस के अंदर और कोई चीज़ डिफरेंट नहीं होती। अभी भी आपकी वाइफ का केस डिस्क्रेशनरी लीव के लिए तो अभी भी रेडी है, लेकिन FLRM के लिए शायद अभी रेडी नहीं है बिकॉज आपकी इनकम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। अपनी सेविंग्स देख लीजिएगा, अगर आपकी सेविंग्स इतनी बनती हैं कि जो आपकी शॉर्टफॉल आ रही है आप उसको कंप्लीट कर लें, या आपकी पुरानी इनकम जो पुराना आपका टाइम चल रहा था और इसके अंदर जो गैप है वो देख लीजिए कि कितना गैप है। अगर तो बिल्कुल छोटा सा गैप है और उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उस पर चल सकता है। अदरवाइज पे यही है कि आप अपने पूरे 6 महीने कंप्लीट कीजिएगा जिस तरह आप सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि अपने 6 मंथ्स पूरे कंप्लीट कीजिएगा। 6 मंथ्स की जब आपकी इनकम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है 18,600 के मुताबिक, उसके बाद फिर आप FLRM उनके लिए अप्लाई कर दीजिएगा, वही बेहतर रहेगा। उससे पहले अगर वो उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं तो फिर आप उसमें डेफिनेटली फौरी तौर पे कुछ ना कुछ आगे ज़रूर कीजिएगा। अगर चूँकि FLRFP है, ह्यूमन राइट्स का मैटर होगा, उस पर आपको अपील का राइट मिलना चाहिए, तो फ़ौरन अपील कर दीजिएगा ताकि आपका वही सारा टाइम पीरियड चलता रहे आगे। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। अभी साहब, मेरी वाइफ ने अप्लाई किया था डिवोर्स के लिए कुछ 4 साल पहले, और 3 साल के बाद हमारा कोर्ट से नाइसी केस डिक्री नाइसी क्या कहते हैं, डिक्री नीसी आ गई। ठीक है जी हाँ। और फिर भी 4था साल हो गया, कुछ नहीं सुना। मैं अप्लाई कर सकता हूँ डिक्री के लिए? हमारा जॉइंट प्रॉपर्टी है और बीवी घर छोड़ के चले गए अलग। Where do I stand? What can I do? What do you advise me? सर आप अप्लाई करें सीधा डायरेक्टली अपना डिग्री एब्सोल्यूट के लिए। अब आपने बताया काफी देर होगी आपकी डिग्री नीसी इशू है, राइट? हाँ
जी हाँ, बिल्कुल 4 साल के करीब हो रहा है अभी। नहीं तो 4 साल आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आप कभी भी जाके जो 4-6 हफ्ते के बाद आप जाके अप्लाई कर सकते थे उसके लिए डिग्री एब्सोल्यूट के लिए कोर्ट को। कल फोन कीजिए, उनको बताइए, अपना रेफरेंस नंबर वगैरह बताइए, अपना नाम बताइए, उनको बताएं कि डिग्री इसी कब इश्यू हुई थी, उनसे कहेंगे जी मुझे बताएं प्रोसेस क्या है, किस तरह से मैं अप्लाई कर सकता हूँ फॉर डिग्री एब्सोल्यूट। वो आपको सारा गाइड कर देंगे। फॉर्म निकालें, अप्लाई करें, फीस भरें उसकी, आपकी डिग्री एब्सोल्यूट आ जाएगी। एब्सोल्यूट की जब आ जाएगी तो मुझे घर के बारे में क्या करना पड़ेगा? घर ज्वाइंट, हेलो, घर जॉइंट है आपका। देखिए, घर का या बच्चों का या पैसों का, ये मामले जो होते हैं ये आपके एंसिलरी प्रोसीडिंग्स में आते हैं। ठीक है, उसका मतलब ये कि इनको आपको सेपरेटली डील करना होता है। उसके लिए आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी कोर्ट में कि अगर आप लोग आपस में अग्री नहीं कर सकते कि आपने क्या करना है उस प्रॉपर्टी का या बच्चों के बारे में या अपनी इनकम के बारे में, तो फिर आप कोर्ट में जाके अप्लाई करते हैं कि जी आप इसके ऊपर फैसला करें। उससे फिर आपको दोनों को अपने अपने एसेट्स डिक्लेयर करने होते हैं, आपको दोनों को बताना होता है कि आपकी इनकम क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या किस चीज़ के ऊपर क्या राइट आपका बनता है, और फिर जज की तरफ से फैसला किया जाता है। उसमें आर्ग्यूमेंट्स होती हैं कोर्ट में जाके, आपके क्रॉस एग्जामिन किया जाता है, एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, सारा कुछ होता है, जिससे कि जाके फिर आप फाइनलाइज उसको करा सकते हैं जज के थ्रू। सो अगर आपस में आप एक रिकन्सिलिएशन तो नहीं सुखाऊंगा मैं अगर आपस में एक मीटिंग करके आप उसको डिसाइड नहीं कर सकते तो फिर आप कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, और कोर्ट की तरफ से फिर उसके ऊपर प्रोनाउंसमेंट किया जा सकता है कि इस प्रॉपर्टी का या इस इन एसेट्स का क्या करना है। सो आपको मैं ये कहूंगा कि जी आपका सवाल इस तरह करने कि मैं आपको यहीं पे बैठ के जवाब दे दूं, मोटी बात मैंने आपको बता दी, लेकिन अब इसको किस तरह से करना है उसके लिए या अपने वकील से बात कर लीजिए, मेरे पास आना चाहते हैं मेरे पास आ जाएगा, देन वी विल टेक केयर ऑफ इट। लेकिन ये बात आपकी जो प्रॉपर्टी के बारे में या एसेट्स के बारे में है, इसके अंदर आपको काफी डिटेल में जाना पड़ता है और इसमें काफी लड़ना झगड़ना पड़ेगा आपको अगर आपकी वाइफ आराम से मानती नहीं है साथ तो। ओके सर, अगर डिग्री अगर मिल गई, मुझे तलाक हो गया, तो फिर प्रॉपर्टी के बारे में मुझे शुरू करना चाहिए? जी बिल्कुल शुरू कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। देखिए, अगर आपको डिग्री एब्सोल्यूट इश्यू हो जाती है उसका मतलब है आपकी डिवोर्स फाइनलाइज हो गई है। अब जो आपके एसेट्स हैं वो तो अभी भी आपके डिस्ट्रीब्यूट होने हैं ना, तो वो एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट को, और वहां से पे कोर्ट आपको हेल्प कर सकता है कि उन एसेट्स का क्या बनेगा। ठीक है सर जी, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अली भाई, मेरा एक सवाल है। हमने ना बच्चा अडॉप्ट किया हुआ है पाकिस्तान से ना, मेरे हस्बैंड के भाई का बेटा। अच्छा, तो वो हमारा जो सोशल वर्कर के साथ है ना, वो सारा पेपर वर्क सारा कंप्लीट हो गया। वो हम लोग पैनल में भी गए थे जी, तो वहाँ भी उन्होंने गो हेड कह दिया। अब जो हमारा पेपर वर्क है ना, वो स्कॉटिश गवर्नमेंट के पास उन्होंने भेज दिया सर्टिफिकेट के लिए ना। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि 2 से 3 महीने लग गए। मैंने पूछना था कि अब प्रोसीजर हमारा क्या होएगा पाकिस्तान में जो अप्लाई करना है, उसके लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। और अब हमें रिसेंटली पता चल रहा है कि लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं ओके जी, सेटलमेंट वीजे के लिए। तो हम लोग भी उसी कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वो तो बच्चे हैं ना जिसको अप्लाई करना है। जी बिल्कुल। वैसे तो अगर हस्बैंड या वाइफ वहाँ से किसी को अप्लाई करते हैं ना, तो वो यहाँ से अप्लाई कर देते हैं, तो वो फिर इमिग्रेशन वाले उनको कह देते हैं कि आप अपना पासपोर्ट जमा करवा दो वीजे के लिए ना। जी, तो चलिए वो मैं आपको मैंने जवाब पूछना देता हूँ था जी। कि हमारे लिए पाकिस्तान का क्या। चलिए मैं आपको बताता हूँ जी। जब आपकी अडॉप्शन हो गई, अडॉप्शन का मतलब है कि वो बच्चा ऐसे ही है जैसे वो आपके पास पैदा हुआ। अब आपने जब उसके लिए अप्लाई करना है तो आपने उसको सोल पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेस पे अप्लाई करना है। अब जो एप्लीकेशन होगी आपकी, उसका प्रोसेस सिंपली ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी जो आप यूके से भी कर सकते हैं, अपने वकील के साथ बैठ के आप जाके वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी आपने यहीं पे जमा करा देने हैं, बिकॉज अब जो ये सेटलमेंट एप्लीकेशंस की जा रही हैं उसके लिए भी मेरे ख्याल है शेफील्ड में वो कह रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स जमा कराएंगे। सो आप सारा कुछ वहाँ जमा कराते हैं, वहाँ पे जाके बच्चे को किसी के कोई ना कोई उसको हेल्प कर दे, जाके कोई एडल्ट उसको हेल्प कर दे कि वो जाके फेडेक्स में अपने जो जेरिस के दफ्तर में अपना पासपोर्ट जमा करा दे, और जो अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह उसने वहाँ से लगानी वो लगा दे। सो सिर्फ वो चीज़ें वहाँ से होगी, बाकी आपका सारा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो आपका सारा कुछ अब ऑनलाइन हो सकता है। आपने जो मोटी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ थी, वो तो आपने ऑलरेडी कर ली है। सो जब आपकी अडॉप्शन कंप्लीट हो जाती है एक्सेप्टेबल टू द यूके लॉ, उसकी बेस पे आपने फिर एंट्री क्लियरेंस के लिए अप्लाई करना होगा। सो इंशाल्लाह उसमें कोई मसला होना नहीं चाहिए आपको। बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते जी। हेलो हेलो, आवाज ड्रॉप हो रही है आपकी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच जी, आई अप्रिशिएट योर प्रोग्राम, वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू जी, और बताइए।
और उसके बाद मेरा क्वेश्चन है मेरी वाइफ और बेटे के मुतालिक। मैं इस वक्त टीयर 1 जनरल पर हूँ और मेरे 10 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं नेक्स्ट मंथ। ठीक। जबकि मेरा टीयर 1 जनरल जून 2016 में कंप्लीट हो रहा है। ठीक। मैंने यूकेबीए को फोन किया था डिपेंडेंट्स के हवाले से जी। मेरी वाइफ यहाँ आई थी और बेटा आया था मार्च 2011 में। 2011। ठीक जी, 2011 में। उनकी एंट्री क्लियरेंस थी नवंबर 2010 में। ठीक। उसके बाद वो यहाँ पर थे और 2012 में वापस चले गए थे। एक साल के बाद वो मार्च 2013 में वापस आ गए थे। कौन से वीजा के ऊपर आए थे जी? टीयर 1 जनरल। पहला जो उनको एंट्री क्लियरेंस मिली थी टीयर 1 पोस्ट स्टडी वर्क परमिट डिपेंडेंट। ठीक। 2012 जी। 2012 में उन्हें मिली थी जून 2012 में मिली थी टीयर 1 जनरल डिपेंडेंट। वेरी गुड। जून 2012 में मिल गई थी उनको। जून 2012 में। ठीक है जी जी। तो उसके बाद से वो इसी वीजे पर हैं, मेरे साथ हैं अभी बिल्कुल तक। ठीक है। तो यूकेबीए से मैंने फोन किया था जी कि मैं इंडेफिनेट के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास क्या चॉइसेस हैं और उनके लिए क्या चॉइसेस हैं जी। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि वो ऑन देयर ओन एलिजिबल हैं इंडेफिनेट लीव के लिए, बिकॉज बिफोर जुलाई 2012 उनको ग्रांट हो गया था वीजा। ठीक है। तो दे आर अंडर 2 इयर्स रूल। ठीक है। और वो सेट ओ पे एप्लीकेशन डाल दें। ओके। लेकिन मैं इनकी पॉलिसी गाइडेंस वगैरह सारी पढ़ रहा हूँ वेब पर, लेकिन मुझे कोई इस तरह की अभी तक चीज मिली नहीं है। जी, मुझे भी नहीं मिली। तो आप मुझे हेल्प आउट करेंगे प्लीज? हाँ जी, मैं अब आपको बताता हूँ इसमें है क्या जी। अप्रैल 2014 में इन्होंने ये चीज़ चेंज की थी। अप्रैल 2014 में इन्होंने कहा था कि अगर उससे पहले, अप्रैल 2014 से पहले, अगर आपके साथ आपके बच्चे, आपकी वाइफ और आपके बच्चे डिपेंडेंट थे बिफोर जुलाई 9 2012, यानी 9 जुलाई 2012 को जब सारे रूल्स चेंज हुए हैं, उससे पहले अगर वो आपके साथ किसी पॉइंट्स पे सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट्स चल रहे थे, तो अगर उसके बाद उनके 2 साल आपके साथ कंप्लीट होते हैं तो वो उसी वक्त अप्लाई कर सकते थे सेट ओ के ऊपर अपने इंडेफिनिट लीव के लिए। लेकिन जो उन्होंने अप्रैल 2014 में चेंजेस इंट्रोड्यूस की, उसमें उन्होंने ये चीज़ कही है कि पहले अब आपको FLRM के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यानी आप जब अप्लाई करते हैं अपने इंडेफिनिट लीव के लिए, तो उसके साथ साथ आपने अपनी वाइफ के लिए और अपने बच्चों के लिए FLRM और उनके डिपेंडेंट्स के तौर पे अप्लाई करना है। अगर तो आपके बच्चे यहीं पे पैदा हुए हैं तो बेशक आप उनके लिए साथ अप्लाई ना करें, क्योंकि आप सिर्फ अपनी वाइफ को डिपेंडेंट बनाएं और जैसे ही आपको इंडेफिनिट लीव मिलती है, जो बच्चे आपके यहीं पे पैदा हुए हैं उनको आप रजिस्टर करा सकते हैं एज ब्रिटिश नेशनल्स। सिर्फ वो तो एक अलग चीज़ है। आप बात करते हैं अपनी वाइफ के बारे में। वाइफ के लिए आपने सिर्फ ये चीज़ करनी है कि जब आपकी इंडेफिनिट लीव हो जाती है, अगर आपकी इनकम बनती है 18,600 की, तो फिर आप उनके लिए FLRM अप्लाई कीजिएगा। उनको FLRM जिस दिन मिलती है उससे अगले दिन बेशक जाके आप अपने सेट एम अप्लाई कर दीजिएगा और उसके ऊपर उनको स्टेटस मिल जाना चाहिए। क्योंकि सिंपल चीज़ ये है, जो अप्रैल 2014 में इंट्रोड्यूस हुई चेंजेस, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो मैं बहुत लोगों से सुन भी चुका हूं कि उन्होंने जाके इस मशवरे को फॉलो किया और उनके काम हुए भी हैं, मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप पहले अप्लाई कीजिए FLRM के लिए, उनके लिए, ताकि आप अपनी इनकम के मुताबिक, जो आपके नए रूल्स हैं उसके मुताबिक आप उनको FLRM दिलवा दें। जब उनको वो स्टेटस मिल जाता है एज अ स्पाउस, अब आप देखते हैं आप उन रूल्स के अंदर आते हैं, क्योंकि आपकी वो डिपेंडेंट चलती आ रही है पॉइंट्स पे सिस्टम की बिफोर 9 जुलाई 2012, इसलिए आप अगले दिन बेशक जाके उनका सेट एम अप्लाई कर सकते हैं। उसमें इंशाल्लाह आपको इंडेफिनिटली मिल जानी चाहिए, आपकी वाइफ को इंडेफिनिटली मिल जानी चाहिए। बच्चे जिस तरह मैंने बताया, अगर तो बच्चे यहीं पैदा हुए तो फिर तो आप उनको अप्लाई करते हैं टू बी रजिस्टर्ड एज ब्रिटिश नेशनल्स। अगर बच्चे यहाँ पैदा नहीं हुए, वो भी डिपेंडेंट्स के तौर पर तब से ही चलते आ रहे हैं, तो उनको आप FLRM फॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट रखिएगा और उनको उसी के ऊपर चलाइएगा। वो वाइफ के साथ जो वाइफ का स्टेटस मिलेगा वही उनको स्टेटस मिल जाएगा। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। नाज़रीन, अब आज के प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। मेरा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप मुझे ढूंढ सकते हैं, लॉ सोसाइटी की वेबसाइट से ढूंढ सकते हैं,
मेरी वेबसाइट से ढूंढ सकते हैं, यूट्यूब से ढूंढ सकते हैं, वीनस टीवी के थ्रू ढूंढ सकते हैं। बाकी जो जहाँ तक बात आती है आपकी ईमेल्स की, मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ मैं जवाब आपको ज़रूर देता रहूँ। अगर आप जिस तरह मैंने बताया कि आप मिलना चाहते हैं तो हम स्काइप पे भी बात कर सकते हैं, हम फेस टाइम पे भी कर सकते हैं, हम ईमेल्स पे भी कर सकते हैं, इन पर्सन भी कर सकते हैं, टेलीफोन पे भी कर सकते हैं। सो हर तरह की IT की चीज़ों को मैं इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा और आज के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू एंड गुड इवनिंग।